पेशेंट अपने बारे में या जो कस्टमर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो अपने बारे में बताता है कि मुझे परेशानियाँ हैं, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उनको लोडिंग लगानी है, नहीं लगानी है, कंट्रोलर उस चीज़ पे डिसाइड करता है। जो भी वेटिंग पीरियड उस प्री एग्जिस्टिंग के लिए लगाया गया है, एक बार वो वेटिंग पीरियड निकल जाने के बाद उस परेशानी से रिलेटेड कोई भी समस्या उस पॉलिसी के अंदर कवर होती है। बट वो परेशानी ऐसी थी जो उनको कवर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देना चाहती थी, तो अभी कुछ कंपनीज एक्सक्लूजन डाल के भी पॉलिसीज इशू कर देती हैं। मेंटल वेलबींग और मेंटल इलनेस पर कवर अभी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। पहले हेल्थ इंश्योरेंस को लोग सिर्फ एक ऑप्शन मानते थे, लेकिन अब कम उम्र में भी लोग पॉलिसी लेना शुरू कर रहे हैं। आखिर क्यों 25 से 30 साल के हेल्दी लोग भी इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं? क्या सिर्फ फिट रहना काफ़ी नहीं है? और यंग एज में इंश्योरेंस लेने का असली फ़ायदा क्या होता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज पॉलिसी समझा करो में हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट डॉक्टर उमंग अग्रवाल। वेलकम डॉक्टर उमंग। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने बोला अपनी शुरुआती में ही कि फिट रहना ही काफ़ी नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते होंगे हम फिट है, हमें क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस की। तो क्या ये सच है या ये एक गलत धारणा है? मैं इसके लिए आपको कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस अभी एक बेसिकली वांट की तरफ से बढ़ करके नीड की तरफ चीज़ जा रही है। मतलब आपको समझना होगा कि फिट रहने का मतलब क्या है। फिट रहने का मतलब है कि हम अपने डेली लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कर पा रहे हैं। बट क्या हम वो दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए जब हम किसी भी बीमारी की वजह से हम अपने फाइनेंशियल जो लॉसेस हमको आ सकते हैं, जो एक्सपेंसेस जो आज हमने अपने लिए पैसा सेव करके रखा है किसी दूसरी चीज़ के लिए, क्या वो पैसा हम हॉस्पिटल के बिल के लिए देना चाहते हैं? नहीं। इसलिए जो भी लोग हैं आज की डेट में, चाहे वो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, जैसा आपने बताया, वो सारे लोग इंश्योरेंस क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि हॉस्पिटल्स के जो बिल हैं वो अपनी सेविंग से अब नहीं दिए जा सकते। उसके लिए उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि इंश्योरेंस ही उनको प्रोवाइड कर सकता है। तो जैसे 25 वाली बात ही कर लेते हैं, क्योंकि 25 में जाकर ही थोड़ी सी अकल आती है। तो कब उनको लगेगा कि एक्चुअली उनको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए और उनके लिए सिर्फ फिट रहना ही काफ़ी नहीं है? क्योंकि वो आई थिंक इंश्योरेंस जब इंसान लेता है तो वो लॉन्ग जर्नी की तरफ बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है वो। तो वो कब उसको समझ में आएगा? मतलब वो जो जेंजी वाला बात मैं कर रही हूँ, तो उनको कब समझ में आएगी? कैसे समझाया जा सकती है ये बात? देखिए, एक तो आपने जो एज सेलेक्ट किया है 25, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से। 25 से नीचे के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की पॉलिसी के भी पार्ट बन सकते हैं। अच्छा। लेकिन 25 ईयर्स के ऊपर के लोगों को इंडिविजुअल पॉलिसीज़ लेनी होती है। सपोजिंगली किसी बच्चे की एज 23 है तो उनके जो यदि उनके फादर ने कोई पॉलिसी ली हुई है तो वो एज सन उस पॉलिसी के अंदर रह सकते हैं। बट यदि उनकी एज 25 के ऊपर हो जाती है तो वो इंडिविजुअल पॉलिसीज़ की तरफ उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप इंडिविजुअल पॉलिसीज़ लीजिए। जैसा कि आपने बताया जेन-ज़ी, आपने देखा कि 2020 के अंदर जब कोविड उस समय पर आया, वो समय पर ये जो जनरेशन है जो आज 25 पर है वो उस समय 19 और 20 ईयर्स की थी। उन्होंने वो समय देखा है, उन्होंने वो चीज़ें समझी हैं कि कैसे हमारे घर की सेविंग्स हॉस्पिटल्स के 4 या 5 दिन के ट्रीटमेंट में हमारी खर्च हुई। वहाँ पर बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है इंश्योरेंस को परचेज़ करने के लिए। लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए। इंश्योरेंस उनके लिए बेसिकली उस समय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बहुत छोटी सी बात कहते हैं कि यू कैन हैव 1000 प्रॉब्लम्स अंटिल यू हैव एन हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमें ये समझना होगा कि जैसे ही हेल्थ प्रॉब्लम हमको आ जाती है, हमारी बाकी कोई भी प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। उस समय पर हमारे लिए ठीक होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक होने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा या तो हम खुद देंगे या हमने इंश्योरेंस ले रखा है समय से, तो वो हमारे को हेल्प करेगा। एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए अब मतलब अगर वो इंश्योरेंस नहीं लेगी तो उनके लिए इलाज करवाना मुश्किल हो जाता है, ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली यदि हम उस कैटेगरी के अंदर समझें चीज़ों को, और यदि वो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो देखिए क्या है, बीमारी ना समय देख के आती है, ना एज देख के आती है, ना बेसिकली ये देख के आती है कि अभी हमारे को किस तरह के एनवायरनमेंट में है, कैसा क्या। बहुत सारे कभी भी किसी को भी कोई भी छोटी सी परेशानी, उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट कराया, पता चला अभी तक वो खुद से बहुत फिट थे, बट एक छोटी सी कोई रीडिंग आई, फाइंडिंग आई, जिससे उनको पता चला कि नहीं अभी उनको तो इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो ट्रीटमेंट छोटा से सर्जरी से लेकर के
कभी कभी इस तरह के रिपोर्ट्स में जो लगातार जो टेस्टिंग्स कराते हैं आज की लोग, आपने देखा होगा एनुअल हेल्थ चेकअप्स के लिए भी बहुत मोटिवेटेड है। वो क्यों है? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनकी बॉडी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसी के हिसाब से इंश्योरेंसेस भी मैटर करते हैं। तो एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपना खर्चा पूरा करेगी? 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का ट्रीटमेंट उनके लिए कराना बहुत कठिन है। बट इंश्योरेंस लेने से वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करते हैं। यदि उन्होंने 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले रखा है एट एन एज ऑफ 24-25 ईयर्स, वो बहुत ही कम प्रीमियम में उन्हें मिलेगा। और वो जब पॉलिसी को कंटिन्यूटी रखेंगे, उनके वेटिंग पीरियड्स भी ओवर हो जाएंगे, तो वो एक बहुत ही अच्छे प्लान, बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं कि कल को यदि कोई भी उनको परेशानी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ खड़ी है। जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं जेनजी की, तो यंग एज में अगर कोई पॉलिसी लेता है तो उसको किस तरीके के फ़ायदे मिलेंगे? देखिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसा कि आपने कहा एज, दूसरा कि कहाँ पर वो रह रहे हैं, किस तरह का डेमोग्राफी सिस्टम के हिसाब से, जो लोकेशन है उसके हिसाब से, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जितनी कम एज है उतना ही आपका जो प्रीमियम होता है वो कम होता है, क्योंकि नॉर्मली अभी जो बॉडी होती है वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको बीमार होने का एक चांसेस उनके एक विज़ाविज़ अ पर्सन जो 50-55 ईयर्स की एज पर हैं या उस तरह के हैं, उनको जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो 25-20 ईयर्स में, उनमें कम से कम मिलने के चांसेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनको वो बीमारियाँ नहीं हो सकती, इस समय पर जैसा खाना पीना है, जिस तरह की चीज़ें हैं, हो सकती हैं, बट चांसेस कम हैं, जो वायरुलेंसी कम है। मैं यदि डेटा की बात करूँ तो आप मान के चलिए कि यदि कोई भी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, पहले डायबिटीज़ को 45 ईयर्स के ऊपर की परेशानी माना जाता था, बट आज की डेट में 35 ईयर्स के लोगों को भी बहुत ही कॉमनली डायबिटीज़ हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है, बट देखिए उसका एक शिफ्ट हुआ, वो शिफ्ट की वजह से यदि किसी जने ने 25 साल की उम्र पर इंश्योरेंस ले रखा है तो वो ऑब्वियसली उनको कम प्रीमियम लगेगा, बट यदि वो 35 तक वेट करते हैं और उनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी लोडिंग लगेगी। अच्छा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि हम जितना जल्दी इंश्योरेंस को समझ लें और ले लें, उतना ही हमारे लिए वो प्रीमियम वाइज भी कम पड़ता है और हमको बेनिफिट भी बेटर मिलते हैं। अगर कोई पर्सन देर से पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो और उसमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ वगैरह जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं या फिर पहले से थी, तो इस केस में क्या वो इंश्योरेंस कवरेज पूरा मिल जाता है? क्या वो उसके अंडर आता है? जी, तो जैसा आपने बोला, इस तरह की परेशानियों को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कहा जाता है इंश्योरेंस प्रोगेटिव में। तो कोई भी जना है, उनको यदि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो सबसे पहले तो मैं ये सुझाव दूंगा कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आपको हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए। छोटा सा प्रीमियम बचाने के लिए या गलत सलाह के अंदर आ जाने से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ को छुपाना सही बात नहीं है, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ आपको क्लेम के समय पर दिक्कत दे सकती है। अच्छा। तो इसलिए जैसा आपने बोला कि एज के साथ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, कोई भी डायबिटीज़ है, ये लाइफस्टाइल परेशानियां होती हैं। तो कुछ लगभग 25-30 लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं जो आइडेंटिफाई की हुई हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। उन पर्टिकुलर कंडीशंस में किस तरीके का अभी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की आपने बात किया, तो डायबिटीज़ का जो टेस्ट है HbA1c, उसका बेसिकली क्या रीडिंग है, वो क्या आपका कंट्रोल्ड है या कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है। उस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए आपका लोडिंग डिसाइड होता है। बट यदि मैं कवर की बात करूं, यदि आपने सही से अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बताई हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, वो कोई भी, या थायराइड है, उसमें आपने सही तरीके से बताया तो आपको कवर ज़रूर मिलेगा। पॉलिसी खरीदते समय पर ज़रूर थोड़ी सी लोडिंग लग सकती है, बट इंश्योरेंस क्लेम मिलने पर दिक्कत नहीं होगी। छुपाई हुई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आपको क्लेम मिलने में दिक्कत कर सकती है। आपके जवाब से 2 सवाल आ रहे हैं मेरे पास। एक तो ये कि क्या ऐसे केस में कि अगर मान लो जैसे देर से ले ली पॉलिसी और उससे जब तक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो गया, तो ऐसे में पॉलिसी लेने में कोई प्रॉब्लम आती है? दूसरा सवाल ये कि ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी में डायबिटीज़, थायराइड, जो भी आपने डिजीज़ बताए हैं, वो कैसे कवरेज देता है इसको, मतलब कहाँ है, कैसे हेल्प करता है? जी, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन दूंगा कि आपको पॉलिसी कैसे मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। यदि आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, बहुत सारी इस तरह की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस मैंने बताया, उसमें जैसे इंश्योरेंस कंपनीज टेली वेरिफिकेशंस कराती हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो फुल बॉडी टेस्ट भी करा सकती हैं, वो स्पेसिफिक उस बीमारी के लिए टेस्ट भी करा सकती हैं आपका, टू असर्टेन की रिस्क लिखते समय पर उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ का। तो नॉर्मली टेली वेरिफिकेशन पहला स्टेप होता है।
उस टेलीवेरिफिकेशन स्टेप में पेशेंट अपने बारे में या जो कस्टमर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो अपने बारे में बताता है कि मुझे परेशानियां हैं। उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उनको लोडिंग लगानी है, नहीं लगानी है, कंट्रोलर उस चीज़ पे डिसाइड करता है। बट हाँ, उन्हें इंश्योरेंस मिलता है। बिल्कुल ये गलत धारणा है कि यदि आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको इंश्योरेंस मिलेगा। बहुत अच्छे प्लान्स हैं मार्केट में जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को डे 1 से भी कवर करते हैं। ऐसे भी प्लान्स मौजूद हैं जैसे कि जिसमें आपको डे 1 से कवर मिल जाएगा। अभी प्री एग्जिस्टिंग है भी, कुछ में 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है, किसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय समझना होगा। तो आपके सवाल का सही जवाब ये है कि प्री एग्जिस्टिंग के साथ पॉलिसी मिलेगी, लेकिन वेटिंग पीरियड कितना है उस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तो फ़ोन पर बता दिया था, अभी हमारा तो कवर डे 1, हमने आज पॉलिसी ली तो हमको तुरंत उसका प्री एग्जिस्टिंग का कवर मिल जाएगा। हमें अपने एडवाइज़र से ये समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर का वेटिंग पीरियड कितना है। आपका दूसरा सवाल कि प्री एग्जिस्टिंग आपने मान लीजिए डिक्लेयर कर दिया, अभी उसके बाद पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आता है। एक बार आपका प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर हो जाने के बाद फिर वो पॉलिसी का पार्ट बन जाता है। जो भी वेटिंग पीरियड उस प्री एग्जिस्टिंग के लिए लगाया गया है, एक बार वो वेटिंग पीरियड निकल जाने के बाद उस परेशानी से रिलेटेड कोई भी समस्या उस पॉलिसी के अंदर कवर होती है। तो ये पॉलिसी इन डिजीजेस पे कैसे काम करता है, कैसे कवरेज देता है? कवरेज देने के लिए लोडिंग के साथ, इसका सही जवाब ये है। बेसिकली जैसा हम कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन की उनकी कौन सी मेडिसिन चलती है। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी अपना एक डॉक्टर का टीम होता है। तो जो जवाब इंश्योर्ड दे रहा है, जो इसको इंश्योरेंस खरीदना है, वो जो जवाब दे रहा है, उस जवाब के बेसिस पे जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है, जो उनके अंडरराइटर्स मतलब वो जने जो रिस्क को असरटेन करते हैं, वो लोग उन जवाब को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से उस पॉलिसी के अंदर कवर को डिज़ाइन करते हैं। आपके सवाल का एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी मैंने एक नोन के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस स्टिच कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसी परेशानियाँ थीं। वो पॉलिसी उन्होंने बाद में ली, ऑब्वियसली थोड़ी सी एज उनकी, ही वॉज क्रॉसिंग 50 ईयर्स, बट वो परेशानी ऐसी थी जो उनको कवर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देना चाहती थी। तो अभी कुछ कंपनीज एक्सक्लूजन डाल के भी पॉलिसीज इशू कर देती हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो ये बोलती है कि इस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड कवर हम आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जो इसको इंश्योरेंस खरीदना होता है वो बताता ही नहीं है। अब ना बताना गलत है, इससे बेटर है, देखिए आपको कवर तो तब भी नहीं मिलता यदि आप नहीं बताते। इससे बेटर है आपने बताया, आपका वो कवर एक्सक्लूजन में रहा, बट आपको बाकी सारी परेशानियों के लिए तो इंश्योरेंस मिल गया, शायद वो कवर छुपा करके आपको बाकी जगह भी नहीं मिलता। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को बताना और समझना कि उस बताने के बाद वो परेशानियों ने पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट डाला है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे हम कहीं पे भी किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से हमें इंश्योरेंस मिलता है। तो क्या वो जो इंश्योरेंस हमें कंपनी की तरफ से मिलता है वो इनफ होता है, हम उस पर डिपेंड हो सकते हैं? देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपकी रिक्वायरमेंट और आपके कॉर्पोरेट का क्या प्लान है। जो कॉर्पोरेट के प्लान्स होते हैं उनको ग्रुप मेडिक्लेम कहा जाता है। वो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो कॉर्पोरेट्स के लिए पॉलिसी इशू करती हैं। कंपनी अपनी तरफ से एम्प्लॉयज़ को एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम के हिसाब से वो कवर को देती हैं। कुछ कंपनीज 3 लाख का कवर, 5 लाख का, 10 लाख का, एज पर कंपनी का जो भी बेसिकली स्ट्रक्चरिंग है पॉलिसी का, उसके हिसाब से उनको कवर दिया जाता है। ऐसे समय पे किसी भी जने को ये समझना होगा कि क्या वो कवर सफिशिएंट है, और सेकंड वो कवर आपका तब तक ही रहता है जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन देती हैं। यदि आप वहाँ से जॉब आपने किसी भी रीज़न से आपने चेंज किया, दूसरी कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं दे रही तो आप पोर्ट कर सकते हैं, मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो कवर सफिशिएंट है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सिंस आपको इंश्योरेंस मिला हुआ है आप एक कंपनी में, आप उस पर्टिकुलर कवर को एक बेस डिडक्टेबल की, डिडक्टेबल मतलब ऐसा पैसा जो हमें खुद भरना होता है। यदि कल को कोई क्लेम आता है, हम किसी भी रीज़न से क्लेम लेते हैं, तो हम यदि ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 लाख का डिडक्टेबल है, मतलब 2 लाख रुपए तो मैं पे करूंगा, उसके ऊपर का पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी को बेस पॉलिसी मतलब एक डिडक्टेबल की तरह यूज़ करते हैं और उसके ऊपर टॉपअप ले लेते हैं। उसमें आपका प्रीमियम की भी बचत होती है और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी ईजिली मिल जाती है। अच्छा, जैसे आज की डेट में यंग पीपल जो हैं, जेनजीज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब बहुत कॉमन हो गया है। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज मेंटल हेल्थ पर भी कवरेज देती हैं?
जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनी के भी जो लोग हैं वो सुने। मेंटल वेलबींग और मेंटल इलनेस पर कवर अभी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ये बेसिकली डे केयर ट्रीटमेंट या ओपीडी के अंदर में लोगों को ज़्यादा दिया जाता है। सिंस इसकी प्री एग्जिस्टिंग डिफाइन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी है किसी को, तो क्या वो एंजाइटी चेंज होते होते किसी परेशानी में डेवलप हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंतर में उस जन ने बताया है नहीं बताया है, बहुत सारे प्रोगेटिव आ जाते हैं जब एडमिशन की बात आती है। बट ओपीडी में कुछ कंपनीज ओपीडी प्लान्स हैं जिन ओपीडी प्लान्स में वो लोग ऑनलाइन मेंटल कंसल्टेशंस या मतलब बेसिकली ओपीडी के तहत में मेंटल वेलबींग मेंटल वेलनेस का कवर देती हैं। बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनीज को अब ये देखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जैसे आज से लगभग 7 साल 8 साल पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को उतनी कवरेज नहीं थी, बट आज है। हाँ। आज तो बेसिकली मेंटल वेलबींग भी धीमे धीमे उसी तरफ ही है। आज हमारे लिए ज़्यादातर ओपीडी से कवर है, बट फिर शायद आईपीडी का कवर भी जल्दी आ जाए। यंग लोग जो हैं जब पॉलिसी लेने जाते हैं, मतलब बेसिकली किसी को पता नहीं होता, या फिर अगर पता भी होता है तो वो कौन सी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं? सबसे पहले जो मिस्टेक वो करते हैं वो है कि अपने कोई भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का यदि आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि तो प्री एग्जिस्टिंग आप बताएं। प्री एग्जिस्टिंग बताने से मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग पता भी होना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये भी करना चाहिए कि वो एक अपना एनुअल चेकअप करा सकते हैं। वो एनुअल चेकअप में यदि कोई फाइंडिंग्स आ रही हैं, कोई चीज़ आ रही है, तो उसके हिसाब से वो प्री एग्जिस्टिंग बता सकते हैं, तो डिस्कस ये कर सकते हैं। पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी लेने से पहले ये बेसिकली एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। फॉर एग्जांपल एक 30 इयर्स के जना है जो बहुत ही फिट एंड फाइन है, क्योंकि बॉडी अभी बहुत ही इम्यूनिटी उनकी अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट जब उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला कि उनका जो शुगर का फाइंडिंग है वो आ गया है। तो ऐसे में उनको एडवाइज़र के साथ डिस्कस करना चाहिए कि अब उनको किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। सेकंड जो मिस्टेक करते हैं वो एडिक्वेट सम इंश्योर्ड हमको लेना चाहिए, क्योंकि अभी एज यंग है। 25 साल से 30 साल के लोग या जेनजीज की हम बातें कर रहे हैं, अभी इस समय पर वो ले लेंगे बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उनको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, ज़्यादा सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। 3 साल 4 साल 5 साल उनके लिए एक फिट एंड फाइन निकालने में बिल्कुल भी इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। वहाँ पर उनको सारे कवरेजेस भी मिल जाएंगे। यही चीज़ यदि वो आज से 10 साल बाद की तरफ, मान लीजिए 20 ईयर्स का कोई जना 30 ईयर्स पे लेने की कोशिश करेगा, तो प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगी और कवरेज भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जो मैं चाह रही थी कि जब भी पॉलिसी लेने जाते हैं तो ये जो यंग जनरेशन है वो पॉलिसी लेते वक्त बहुत से बेसिक्स पॉइंट्स को ध्यान रखे ताकि आगे जाके उनको कोई लॉस ना हो। करेक्ट। तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि किसी भी जने को पॉलिसी खरीदते समय 5 बातों का मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उनको ये समझना होगा कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट से मतलब कि क्या कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन उनको है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी जिससे वो खरीद रहे हैं कुछ ओपीडी प्लान्स दे रही है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जेनजीज की बात करें तो क्या उनको कोई ऐसी मेंबरशिप मिल रही है, टेली कंसल्टेशंस, ओपीडी प्लान्स मिल रहे हैं जो एडेड बेनिफिट की तरफ मिल सकते हैं जो दूसरी कंपनी ना दे रही हो। तो जब आप चूज़ कर रहे हैं तो इस बात पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट कि आपकी फैमिली प्लानिंग, धीमे धीमे आप आगे फैमिली भी प्लान करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आज हो सकता है कि आप मैटरनिटी का कवर ना लें, लेकिन बाद में आपको मैटरनिटी ऐड करानी हो, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। फोर्थ, आपके लिए आप किस लोकेशन पे हैं, अपनी सही डिटेल्स उनको बताएं। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस में एक्सक्लूजन ज़रूर पढ़िए कि क्या उसके अंदर कवर है, क्या कवर नहीं है। थोड़े से प्रीमियम को बचाने के लिए या उसके चेंजेस के लिए क्या आपको कवर मिल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी को समझना बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोगों ने जेंसी की बात करी, यंग पीपल्स की बात करी है, तो प्लीज़ अगर जो भी आप फिट है, बहुत अच्छी बात है अगर आप फिट हैं, तो लेकिन ये मत सोचिए कि आपको इंश्योरेंस लेने से काम बन जाएगा। नहीं लेंगे तो काम बन जाएगा, बट अगर आप लेंगे तो वह आप ही के लिए बेनिफिशियल है, जैसा कि डॉक्टर उमंग ने बताया। इस वीडियो को लेकर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।